Okay, students, so today's now we are going to discuss some long question answers. Chapter 1, that is electric charges and field. आज इस चैप्टर में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनका वेटेज आपको जैसे कि मालूम है 5 मार्क्स होता है। और स्क्रीन पे हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखा जाएगा कई पार्ट्स में ये क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है उसमें फर्स्ट पार्ट क्या रखा है, स्टेट कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमें कूलॉम्स लॉ को स्टेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म फॉर 2 चार्जेस। और किन्हीं 2 चार्जेस के लिए हम लोगों को इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहां पे जो पूछा गया है इसमें इन्होंने बोल के रखा हुआ है, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन कूलॉम्स लॉ। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें बतलाना है कि गॉस लॉ के माध्यम से हमें कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना है, जिसमें मुझे बताना है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है या उस पर बेस्ड है। फिर एक थर्ड पार्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, जिस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है 2 चार्जेस ए, एक कोई चार्ज ए जिस पे क्यू चार्ज है, एक कोई दूसरा बी जिस पे चार्ज कितना है 2q है, आर लोकेटेड एट पॉइंट 0,0 एंड a, रिस्पेक्टिवली। लेट i कैप एंड j कैप बी द यूनिट वेक्टर्स along x axis and y axis respectively. Find the force exerted by a on b in terms of I cap and J cap। तो CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट में हम लोगों को डिस्कस करना है, उस पार्ट में हम लोगों को कूलॉम्स लॉ के बारे में बतलाना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने पहले ही, कि सपोज जैसे आपने देखा कि 2 चार्जेस हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पे अभी कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कूलॉम्स लॉ को जब डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले हम फिगर समझ लें। और इन्होंने फिगर में जैसे 2 चार्जेस लिए, एक आपने देखा Q1 और Q2। यहाँ पे इन चार्जेस के अभी हम साइन शो नहीं करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम साइन से आपको समझाएंगे। और ये दोनों चार्जेस इस तरीके से A और B 2 पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ओके, सबसे पहले आपको जैसे कि मालूम है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। किन्हीं 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइंड कर दें, यहां पे अगर हम लिख दें इसमें कंबाइंड अबव 2 फैक्टर्स, इन दोनों हम लोग फैक्टर्स को कंबाइंड कर लें तो आपको देखने को मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हम रिप्लेस करेंगे और यहां पे जब प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा F इज इक्वल टू, यहां पे कोई कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे हम बतला सकते हैं सभी को कि वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इस तरीके से, और इसे हम लोग कितना ले सकते हैं, अगर मीडियम के लिए बात करें तो मीडियम के लिए इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहां हम लोगों ने इसको देखा और जब इसकी वैल्यू हम K की यहां पे रखेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा जो कूलॉम्स लॉ
का फॉर्मूला होगा, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। यहां पे हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जहां पर एप्सिलॉन किसी मीडियम की परमिटिविटी है। और अगर हम लोग लिख देंगे इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां पे लिख दें कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग ले लें यहां पे K, तो एक रिलेशन आता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। तो अगर चाहे तो अगर यहां हम लोग बात कर लें कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से और कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पे एक बहुत अच्छी चीज देखने वाली है, जहां पर एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और आपको यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जो फ्री स्पेस है, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम और एयर, इसके लिए अगर आप देखेंगे K इज इक्वल टू कितना होगा 1, और अगर यहां पर हम K की वैल्यू 1 यहां पे रख देते हैं तो फ्री स्पेस के लिए जो कूलॉम्स लॉ होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कूलॉम्स लॉ कैसे फॉर्मूला हम लोगों ने उसका फाइंड आउट किया। ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम होगा, और ये वाला हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कूलॉम्स लॉ को सेकंड पार्ट उसी में इन्होंने पूछा था कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे समझें। तो देखिए अगर हम लोग इन वेक्टर फॉर्म की बात कर लें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग जब इसको समझेंगे तो यहां पर आपने देखा कि कोई यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं इस तरीके से, एक ये और एक ये, और ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है। यहां पर आपने देखा ये कोई ए पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई बी पॉइंट ले लेते हैं, और 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस Q1 और प्लस Q2। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से यहां पर r डिस्टेंस पर सेपरेट है। ये दोनों चार्जेस अगर आपने देखा एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है, r डिस्टेंस पर सेपरेट है। और यहां पर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात कर लें तो ये यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखलाई देगा आपको, इसे हम लोग कहेंगे R12 Q1 से Q2 की ओर, और फ्रॉम Q2 टू Q1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, R21। ओके, इस तरीके से हम लोग यहां पे इसको देख सकते हैं। अब आपको जैसे कि साइन कन्वेक्शन मैंने पढ़ाया था कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अवे, तो अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1, तो चार्ज Q1 कैसा है, अगर आप देखेंगे पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा उसका डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1, और उसका डायरेक्शन यहां पे आप देखेंगे अवे आएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, तो ये चीज जब आप देखेंगे तो ये F12 यहां पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, तो हम लोग जब देखेंगे F21 के लिए, तो F21 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को देखना है यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा कहां काम करता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो F21 के डायरेक्शन में अगर आप देखें तो कौन सा यूनिट वेक्टर यहां पे आपको दिखलाई दे रहा होगा, R12। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं R12 कैप। ओके, ये हम लोग यहां पे ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं।
अगर चाहें तो इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो R12 कैप यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो R21 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों का ही आपका R ही आएगा। तो जब ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखना चाहें तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर अभी इसे इक्वेशन शो मत करिए, और यहां पर जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और अपॉन नीचे अगर हम लोग देख इसकी वैल्यू इसे यूनिट वेक्टर से रिप्लेस करके R12 रख दें तो यहाँ पे ये हो जाएगा R3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब हम Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाले चार्ज को फाइंड करें, तो Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाले चार्ज को अगर फाइंड करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर जैसे हमने यहाँ पे R12 लिया था तो आप देखोगे F12 के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर काम करेगा, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा R21। और इसको भी अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बल्कि R क्यूब हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे इसे R21 वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा कि कूलॉम्स लॉ को हम लोगों ने किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और सेकंड पार्ट पे इन्होंने जैसे कि क्या रखा है, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम लोगों को दिखलाना है कि गॉस लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस कंटेंट इन द कूलॉम्स लॉ। एक तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक फिगर से। यहां पर अगर आप देखते हैं इस तरीके से, सपोज जैसे मान लीजिए एक कोई, हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऐसे करके समझते हैं। आपने देखा कि एक कोई स्फीयर ले लेते हैं, यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और जिसका रेडियस यहां पे हम लोग दिखला देते हैं कि इसका रेडियस कितना है, R। इस तरीके से आपने देख लिया कि इसका रेडियस क्या है, R। और अब हम लोग बात कर लें यहां पर, इसकी रेडियस हम लोगों ने R ले लिया, यहां इससे R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P ले लेते हैं यहां पे। सपोज इससे R डिस्टेंस पर यहां पर हम लोग एक कोई पॉइंट P ले लिए। ओके, और देन इसको पॉइंट P को लेके हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस पॉइंट P को लेंगे, और चूंकि इमेजनरी है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, और इसका रेडियस हम लोगों ने देख लिया R है। और इसके सेंटर पर अगर प्लस क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है O, तो आपको मालूम है कि इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। यानी कि इस तरीके से आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखलाते हैं इसको E के, ये यहाँ पे आ गया। हम लोग इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट करते हैं। एक एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया एलिमेंट अगर हमने लिया है ds, और जिसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड ऐसे काम कर रहा है। तो अब हम लोग इस चीज को अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट। इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this area element।
और इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, दैट इज डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ओके, अब हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, पूरी स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। तो यहां पे लिखते हैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। अगर पूरी स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ओके, इसके बाद में अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने देखा वेक्टर ई और वेक्टर ds एक्ट इन अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ई ds cos 0। और ई ds cos 0, जब cos 0 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा ई ds, ई बाहर आएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, s का मतलब पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई ई की वैल्यू को फाइंड किया। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे दैट इज फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। और जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। यहां आपने देखा इस तरीके से जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किए, तो यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख सकते हैं कितना आया, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, इतना। हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि नाउ इमेजिन अ चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। यहां पे लिख देते हैं नाउ इमेजिन ए पॉइंट चार्ज, ए चार्ज टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। अगर इस पॉइंट P पर हम लोग कोई एक टेस्ट चार्ज रख लें इस तरीके से कि एक कोई टेस्ट चार्ज हम लोगों ने ले लिया पॉइंट P पर, एक कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है ही, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, यहां पे अगर हम लिखते हैं फोर्स ऑन Q नॉट, Q नॉट पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो आपको पहले से मालूम है कि F इज इक्वल टू यहां पर होगा E Q नॉट, और E की वैल्यू जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और Q नॉट। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, यहां हमने इस चीज को क्लियर कर दिया। हेंस इट वेरीफाई कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पे आप देख रहे हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से। यहां हेंस कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज वेरीफाई। यहां पे हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को यहां पे वेरीफाई किया। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन की। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकंड पार्ट नाउ वी डिस्कस द थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में जैसे कि इन्होंने बोल के रखा हुआ है टू चार्जेस ए एंड टू चार्जेस, ए बॉडी है जिस पर चार्ज Q है एंड बी बॉडी है जिस पर चार्ज कितना है 2Q है, आर लोकेटेड एट पॉइंट 0,0 एंड A, रिस्पेक्टिवली। Let I cap and J cap be the unit vector along x axis and y axis respectively. Find the force exerted by A on B in terms of I cap and J cap. तो देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे इन्होंने क्या रखा, दो बॉडीज थी मेरे पास में ए और बी, एक पर चार्ज कितना था Q और दूसरे पर चार्ज कितना था आपने देखा 2Q। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर
कुछ इस तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फोर्स exerted by A on B। तो जब फोर्स exerted by A on B होगा that is FBA। और कुलॉम्स लॉ भी मैंने आपको बतलाया कि कैसे लिखते हैं हम लोग। FBA अगर लिखेंगे तो K और आपको देखने को मिलेगा Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर, और इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं यूनिट वेक्टर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है। अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे दैट इज वेक्टर R इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आप देखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो मेरे पास में वेक्टर R था, जैसे कि आपने देखा वो वेक्टर R यहां पे मैं बतला दूं क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले को, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ए माइनस जीरो होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए माइनस जीरो होल स्क्वायर। इस तरीके से आप देख सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट टू ए स्क्वायर। ओके, तो हम लोग चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए रूट टू। ये हम लोगों ने इसका यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आर का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम यूनिट वेक्टर की बात कर लें तो आपने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, और ये यूनिट वेक्टर है दैट इज यहाँ पे कितना है ए रूट टू। तो अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन ए रूट टू। तो a से a कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई कैप प्लस जे कैप और अपॉन मेरे पास में यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर को हम लोग शो कर सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। तो अगर हम लोग बात कर लें कि एफ बी ए जो फोर्स हमारे पास में होगा वो क्या होगा, के Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है 2Q अपॉन आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये 2a स्क्वायर। यूनिट वेक्टर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम लोगों ने लिया था, ये कितना हो जाएगा रूट टू। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में फोर्स का जो यहाँ पे देखने को मिलेगा एफ बी ए के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और रूट टू हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जी कैप। ये यहाँ पर वेक्टर एफ बी ए की वैल्यू हम लोगों ने इतने न्यूटन फाइंड आउट करी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि इन्होंने क्या क्या रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखें तो उस पर लगने वाले फोर्स का और प्लस टॉर्क का हम लोगों को एक्सप्रेशन फाइंड करना है। पहले तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। इसके लिए हम लोग एक फिगर लेते हैं इस तरीके से। सपोज एक हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं और इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे दिखलाते हैं। ये इस तरीके से हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली वेक्टर ई। ओके, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई डाइपोल इस तरीके से हम लोग रख लेते हैं। ये डाइपोल हम लोगों ने ले लिया ए बी इस तरीके से, जिस पर चार्जेस आप देख पा रहे हैं क्या है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ले लिया विच मेक्स थीटा एंगल विद द फील्ड, जो फील्ड के साथ में कितनी डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और जो फील्ड के साथ अगर आपने देखा थीटा एंगल यहाँ पे इस तरीके से बनाएगा,
तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, QE इस डायरेक्शन में, और इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा -Q पर, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, QE। ऐसा कर लें, इसको हम लोग यहाँ पर F1 ले लेते हैं, इसको यहाँ पर ये यहाँ पर हम लोग दिखला देते हैं। ये कोई F1 फोर्स है जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से इधर है, और F2 यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं माइनस चार्ज पे यहाँ पे, और डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कोई C पॉइंट ले लेते हैं। ये BC sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, यहाँ पे आप देखेंगे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2A sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जैसे इन्होंने इस वाले पार्ट में क्या रखा था कि हमें दो एक्सप्रेशन फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। एक तो मुझे फोर्स के लिए निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, टॉर्क के लिए निकालना है, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो अगर हम यहां पे बात कर लें एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स की, कि एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स यहां पे कैसे, तो आपने देखा ये जो डाइपोल आपको दिखलाई दे रहा है, इस डाइपोल पर दो फोर्सेस आपने देखे कौन कौन से काम कर रहे हैं, F1 और F2। इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, और जो किसके इक्वल आते हैं, QE। और चूंकि डायरेक्शन इनके कैसे हैं, अपोजिट, तो अगर हम लोग यहां पर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे F1 माइनस के कितना हो जाएगा, F2। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग वेक्टर F1 और F2 यहां पे इसकी वैल्यू रख दें QE माइनस के QE, और QE से QE कैंसिल हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स हम लोगों ने यहां पर 0 इस तरीके से यहां पर फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पे जैसे कि इन्होंने क्या रखा है, एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क। अगर हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क की बात करें कि टॉर्क के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क, तो एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क में आपने एक चीज क्या देखी यहां पे, कि टॉर्क कब एक्ट होता है किसी बॉडी पर, जब कभी किसी बॉडी पर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, जिनके डायरेक्शन कैसे होते हैं, अपोजिट। तो जानते हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक कपल, फोर्सेस की डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू, आपको पता है कि फोर्स, किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यहां पे हम लोग देख सकते हैं फोर्स ऑन वन, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन इंटू, यहां पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी थी, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग देखें जो हमारे पास में कितनी है, 2A sin थीटा। तो इस तरीके से Q इंटू 2A काहे की वैल्यू हो जाएगी, डाइपोल मूवमेंट P। तो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें कि इन वेक्टर नोटेशन, इसका वेक्टर नोटेशन क्या है, तो वेक्टर नोटेशन टॉर्क इज इक्वल टू, आप देखेंगे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज फाइंड आउट कर ली। अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट की बात करें यहाँ पे कि थर्ड पार्ट इसका क्या होगा, तो थर्ड पार्ट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहां पर, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड E इज इंक्रीजिंग। सॉरी, पहले सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लें। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या रखा है, व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या होगा, तो आपको मालूम है कि जब कभी कोई डाइपोल किसी ऐसी फील्ड में रखा है जो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस पर फोर्स के साथ साथ उस पर एक टॉर्क भी काम करेगा। तो इस तरीके से आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इसका जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा, रोटेटरी भी होगा और ट्रांसलेटरी भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें,
तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या रखा, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड E इज इंक्रीजिंग, सबसे पहले पैरेलल टू P एंड एंटी पैरेलल टू P। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने देखा इस तरीके से एक कोई, यहां पे हम लोग एक फिगर ले लेते हैं, तो यहां इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहां आपने देखा ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर एक डाइपोल यहां पर हम लोगों ने देखा रखा हुआ है AB। इस तरीके से थोड़ा सा चार्जेस को लेके हम लोग बात कर लें, यहां पर जैसे यहां पर अगर हम लोग चार्ज ले लें, ये चार्ज आपने देखा -Q एंड +Q, और ये यहां पर अगर आप देखेंगे +Q एंड -Q, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको पता है कहां से कहां की तरफ काम करता है, -Q से +Q की ओर, और ये +Q से यहां पे अगर आप देखेंगे -Q की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे अगर हम लोग इस वाले पार्ट में कर लें तो आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है हमारे पास में, उसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे फर्स्ट फिगर में इस तरफ जा रहा है, जो कहां की ओर है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड की तरफ यहां पे जा रहा है। ओके, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इफ E इज पैरेलल टू P, द डाइपोल हैज अ नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड। और अगर हम लोग बात कर लें इस वाले फिगर में, तो इस वाले फिगर में आप डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स की बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स यहां पे देखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स का इस तरफ आ रहा है, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड यहां पे, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड वो आप देख रहे हैं इस तरफ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन E is parallel to P, the dipole has a net force in the direction of the increasing field. When PE is anti-parallel to P, the direction on the dipole is in the direction of the decreasing field. Okay students, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर दो लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।